Starting with chapter number 4, unit number 3, price output determination under different market forms. अब इसमें 4 तरह के मार्केट्स पढ़ने हैं अपने को. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलमोस्ट 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से बन सकते हैं. ठीक है. सबसे पहला तरह का मार्केट अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. नाम से क्लियर हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन इज अ काइंड ऑफ मार्केट जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है. इतनी ज्यादा कंपटीशन है तो डेफिनेटली बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स है मार्केट में. अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो एक सेलर के आने जाने से मार्केट सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और एक बायर के आने जाने से मार्केट डिमांड पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. इट इज अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट. ठीक है. सेकंड, ये सारे बायर और सेलर कैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. अगर ये होमोजेनस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बेसिकली दीज प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. और अगर ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो बेटा इनका प्राइस इलास्टिसिटी भी इनफाइनाइट होगा और इनका क्रॉस इलास्टिसिटी भी इनफाइनाइट होगा. तीसरा है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है मतलब कोई भी सेलर कभी भी आ सकता है और कोई भी सेलर कभी भी जा सकता है. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री पे. बेटा ऐसे मार्केट में हमेशा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है. हमेशा याद रखना, अगर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट किसी भी मार्केट में फीचर आ रहा है तो लॉन्ग रन में देयर विल ऑलवेज बी नॉर्मल प्रॉफिट. अब बेटा ये जो पहले 3 फीचर्स हैं ये प्योर कंपटीशन के फीचर्स हैं. दीज आर द फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 और फीचर्स हैं. परफेक्ट कंपटीशन इज अ बिगर मिथ देन प्योर कंपटीशन. ये ज्यादा बड़ा मिथ है क्योंकि इसमें अब जो फीचर्स आएंगे वो तो और अनरियलिस्टिक है. परफेक्ट मोबिलिटी, इसमें माना जाता है कि लेबर परफेक्टली मोबाइल है, एक से दूसरी जगह जाने से पहले सोचेगा भी नहीं. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हम मोबाइल हैं लेकिन वी आर इनपरफेक्टली मोबाइल. परफेक्ट मोबिलिटी का तो ये इम्प्लीकेशन होगा कि पूरे इंडस्ट्री में सेम वेज रेट रहने वाला है. क्योंकि अगर मुझे 10 रुपए भी एक्स्ट्रा दे रही है ना कोई दूसरी फर्म तो आई इमीडिएटली शिफ्ट टू दैट फर्म. ठीक है. परफेक्ट नॉलेज, हम मानते हैं कि बायर को पूरी तरह हर चीज का नॉलेज है. अब पूरा नॉलेज नहीं होता है, वी हैव गॉट इम्परफेक्ट नॉलेज इन डिजिटल एरा, लेकिन वी डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज मतलब बायर को पूरा नॉलेज है. तो बेटा आप अलग अलग कस्टमर से एज सेलर अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. फिर यूनिफॉर्म प्राइसेस. यूनिफॉर्म प्राइस मतलब सेम प्राइस है बेटा. यार जब सारे बायर सेलर एक जैसे गुड्स बेच रहे हैं और लोगों को परफेक्ट नॉलेज है तो आपको सेम प्राइसेस रखनी ही पड़ेंगी. पूरे मार्केट में सेम प्राइस रहेगी. इसीलिए फर्म्स इन दिस मार्केट आर नोन एज प्राइस टेकर्स. बेटा यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, ऐसा माना जाता है. देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वेरी लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर नहीं है तो मेरा कोई भी सेलर को लेके कोई प्रेफरेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा है. मैं कहीं से भी गुड खरीदूं कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है या नहीं? नहीं है बेटा. बेटा यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बायर्स आर ऑलरेडी हैविंग परफेक्ट नॉलेज. ठीक है. इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ सेलिंग कॉस्ट. एग्जाम्पल क्या है? यूं तो रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल मिलना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन योर मॉड्यूल इज गिविंग एग्जाम्पल लाइक एग्रीकल्चरल गुड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर. ठीक है. ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. एक शायद मिल्क वाला क्वेश्चन आया हुआ था. मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. ये टिक करके आना है तुम्हें. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? यूनिट नंबर 1 में ही क्लियर हो गया है. कोई सा भी तरह का मार्केट हो, देयर आर 2 कंडीशंस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. MR is equal to MC and after becoming equal MC should be rising. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने तुमको बोला ना, फर्म डिसाइड नहीं करती अपनी प्राइस, इंडस्ट्री डिसाइड करके देती है. अब ये से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग. ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट ने डिसाइड की है ये फर्म ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है. और ये प्राइस पे प्राइस AR कांस्टेंट है तो ग्राफ बनेगा कैसा? हॉरिजॉन्टल. AR MR कर्व बेटा हॉरिजॉन्टल बनेंगे इन शेप. और मार्जिनल कॉस्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है, मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप्ड ग्राफ. ठीक है. अब MR MC बराबर हो रहे हैं एट पॉइंट R. ठीक है.
और उसके बाद एमसी इज राइजिंग, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आर पे अचीव हो रहा है, तो हमें कितना आउटपुट बनाना चाहिए? ओ क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। अब बेटा एमआर एआर कर्व देख लिया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व देख लिया, डिमांड कर्व भी एआर कर्व ही होता है, तो तुम्हारा डिमांड कर्व भी हॉरिजॉन्टल बनेगा। ईपी यू भी इनफाइनाइट है, तो डिमांड कर्व भी हॉरिजॉन्टल ही बनने वाला था। सप्लाई कर्व नहीं देखा हमने अभी तक। सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा? अब अपन ने 4 प्राइसेस अज्यूम करी थी इस ग्राफ में, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अलग अलग प्राइस चेंज होती रहती है, बट एक बात अच्छे से समझो, प्राइस कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मैं 1 यूनिट खरीदूं, मैं 100 रुपए खरीदूं, और अगर 2 रुपए का एक पेन आता है, तो मैं 100 यूनिट भी खरीदूंगी तो सेलर मेरे को 2 रुपए में ही एक देगा। क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, टाइम के साथ तो प्राइस चेंज हो ही सकती है ना। 5 साल बाद भी वो 2 रुपए का पेन 1.5 रुपए का ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, यानी कि से फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 2, 3, 4, 5, यू कैन सी इन दिस ग्राफ। ठीक है, ये सब प्राइसेस है। क्लियर? अब बेटा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, और ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है, ये अलग अलग ए आर एम आर कर्व है, ये जो D1, D2, D3, D4 है, ये ए आर एम आर कर्व भी यही है। ओके, ए आर एम आर डी सब एक जैसा हो जाता है। अब जहां पर तुम्हारा एम आर एम सी बराबर है, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जब 2 रुपए की प्राइस से E1 पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो तुम OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट बनाओगे और इतना ही सप्लाई करोगे। जब तुम्हारा 3 रुपए प्राइस हो जाता है, तो तुम E2 पे इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो बेटा OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट बनाओगे। जब 4 रुपए की प्राइस हो गई है, तो E3 पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, और तुम OQ3 लेवल ऑफ आउटपुट बनाओगे। और फाइनली 5 रुपए की प्राइस में E4 पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, OQ4 यूनिट्स बनाओगे तुम। क्लियर है? ठीक है, दीज ऑल आर दी आउटपुट कंसिडरेशंस। अब बेटा जब इसका सप्लाई कर्व बनाओगे, तो इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। ये सारे पॉइंट्स पे कितना कितना आउटपुट होगा, ये सबको तुम ज्वाइन करोगे, मतलब जितना तुम प्रोडक्शन कर रहे हो बेसिकली उतना ही तुम सप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एबिलिटी और बिलिंगनेस चेक करने का तो कोई तरीका नहीं होता है, तो जितना प्रोडक्शन है उतना ही तुम्हारा सप्लाई है। तो यही तुम्हारा सप्लाई कर्व है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, इसके नीचे वाला हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, केवल वो तुम्हारा सप्लाई है। नीचे वाले हिस्से को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि बेटा ये तो शटडाउन है, दिस इज शटडाउन पॉइंट। इफ यू रिमेंबर, अगर तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर इट इज शटडाउन। कोई प्रोडक्शन नहीं करना है तुम्हें। एबीसी यहाँ पे बड़ा है, एबीसी 2 रुपए से ऊपर जा रहा है, और तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू 2 ही रुपए है, तो इसलिए इससे पहले कोई सप्लाई नहीं होगा। इस पॉइंट के पहले देयर विल बी नो सप्लाई एट ऑल। एम आई क्लियर? एबीसी का केवल वो हिस्सा, सॉरी एमसी का वो हिस्सा जो एबीसी के ऊपर है, केवल वो ही तुम्हारा सप्लाई है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैंने तुमको अभी बताया बेटा, लॉन्ग रन में तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन शॉर्ट रन में तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर नॉर्मल लॉस। सॉरी, सुपर नॉर्मल लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कौन सी सिचुएशन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अ सिचुएशन जहां पे टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, या फिर एआर इज ग्रेटर देन एसी। अपने को एवरेज रेवेन्यू बड़ा बताना है और एवरेज कॉस्ट कम बतानी है, तो ध्यान रखना बेटा, एआर एमआर कर्व तो हॉरिजॉन्टल बनता है परफेक्ट कंपटीशन में। एवरेज कॉस्ट कर्व को तुमको एआर के नीचे से निकालना चाहिए, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट का सिचुएशन बताना है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे कट करते हुए जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा वहां अचीव होगा जहां एमआरएमसी बराबर है। एमआरएमसी बराबर हो रहे हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हमें ओ क्यू ई लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए। इस पर एवरेज रेवेन्यू कितना है? इस पॉइंट से लेके क्यू तक। और एवरेज कॉस्ट कितनी है? एवरेज कॉस्ट पे यही इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट से लेके नीचे क्यू तक।
बेटा एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट दैट गिव्स यू एवरेज प्रॉफिट, जो इसके बराबर है। और ये तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। पूरी क्वांटिटी से इनटू कर दोगे तो ये जो येलो एरिया है वो है पूरा तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट बताना है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसी सिचुएशन जहां पे AR इज इक्वल टू AC या फिर TR इज इक्वल टू TC। तो हम AR AC की मदद से बताएंगे। यहाँ पे यू कैन सी ये तुम्हारा AR MR कर्व है। एवरेज कॉस्ट कर्व केवल एक पॉइंट पर टच होते हुए निकल गया है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पर, राइट। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है। OQ लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा क्योंकि MRMC वहां बराबर हो रहा है। बेटा इस पे एवरेज रेवेन्यू भी इतना ही है और एवरेज कॉस्ट भी इतना ही है। ठीक है, ARAC बराबर है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या इट इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कमिंग ऑन टू तीसरा ग्राफ है, सुपर नॉर्मल लॉस। बेटा वो सिचुएशन है जहां पे टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू या फिर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। AC इज ग्रेटर देन AR। ठीक है, अब इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट तुम्हें बनाना है AR के ऊपर। ठीक है, AR के ऊपर बनाएंगे और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काटेगा। बेटा MRMC बराबर हो रहे हैं इस पॉइंट पे और उसके बाद MC बढ़ रहा है, तो पॉइंट D इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इतना आउटपुट बनना चाहिए। इतने आउटपुट पे यू कैन सी बेटा C से लेके Q तक से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है और D से लेकर Q तक तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू कर्व पे D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो D से लेके Q तक एवरेज रेवेन्यू है। तो बेटा एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू विल गिव यू एवरेज लॉस, और सुपर नॉर्मल लॉस में ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा, क्वांटिटी इनटू एवरेज लॉस। एम आई क्लियर? अब ये तुमको ग्राफ ऐसे कभी बनाने को आया नहीं है, मतलब आएगा भी नहीं, और रिवर्स क्वेश्चन भी नहीं आया है कि बताओ ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, लेवल बढ़ाना होगा तो उस दिन पूछ लेंगे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम यार, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड। याद है ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया एग्जाम में। जब सब चीज बराबर हो जाती है तब तुम्हारा लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम आता है। और सब चीज बराबर कैसे होती है वो अब ये ग्राफ समझाएगा। बेटा लॉन्ग रन में ये से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई पे। जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है वो एज इट इज हमारी फर्म एक्सेप्ट कर लेती है। यही प्राइस हमारी फर्म ने एक्सेप्ट कर ली और हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन गया। तो से फॉर एग्जांपल ये OP हमारी ओरिजिनल प्राइस थी। इस प्राइस पे हम SSC1 इस वाले प्लांट पे ऑपरेट कर रहे थे। कैन यू सी दिस प्लांट? SSC1 पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, इस प्लांट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काट के जा रहा है। ये MR है, जो प्राइस है वही MR है और वही AR है। तो जहां MR और MC बराबर हो रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम है। तो MR MC बराबर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां MC कर्व टच कर रहा है MR को। तो हमको इतना आउटपुट बनाना चाहिए था। ठीक है, इस आउटपुट पर एवरेज रेवेन्यू इतना है और एवरेज कॉस्ट को इफ यू कैन सी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज कॉस्ट को। कैन यू सी दिस पॉइंट? इट्स इंटरसेक्टिंग एवरेज कॉस्ट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो अपनी एवरेज कॉस्ट है ये वाले पॉइंट से लेकर नीचे तक। एम आई क्लियर? तो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, तो ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये शेडेड एरिया इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट के फीचर के हिसाब से अपने को नई फर्म्स एंटर कर जाएंगी इस इंडस्ट्री में। जैसे ही नई फर्म्स एंटर करेंगी क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट।
सप्लाई अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो हमको नया इक्विलिब्रियम यहाँ मिल गया है, जहां पुराना डिमांड और नया सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहा है। प्राइस OP1 हो गया। ये प्राइस एज इट इज तुम्हारा मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा और तुम्हारी फर्म एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। अब बेटा इस प्राइस पे अगर तुम SSC1 से ही प्रोडक्शन कंटिन्यू करोगे तो बेटा जल्दी लॉस में चले जाओगे और बंद करनी पड़ेगी फर्म। तो तुमको अब नया प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल दिस प्लांट इज SAC। ठीक है। ये वाले प्लांट पे अब तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। SAC को उसके मिनिमम पे काटेगा SMC। और ये बेटा अगर तुम्हें ध्यान है LAC का मिनिमम पॉइंट होता है, तो ये LMC भी LAC के मिनिमम पे उसको काट के निकल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बराबर हो जाएंगी और ये हो जाएगा हमारा OQ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो बेटा लॉन्ग रन में सब चीज बराबर हो जाती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सी दो चीजें बराबर होंगी? नॉर्मल प्रॉफिट बोल दिया मतलब AR और AC बराबर होगा। अगर तुमको बोला जाए मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सी दो चीजें बराबर होंगी? MR और MC बराबर हो जाएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वही आता है। और फिर तीसरा अगर पूछ लिया जाए कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट बना रही है, ये एग्जाम के क्वेश्चंस है सारे। एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे बेटा मतलब LAC के मिनिमम पे ऑपरेट कर रही है। LAC के मिनिमम पे है मतलब मार्जिनल कॉस्ट उसको वहीं से कट करके निकल रहा है। मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे हो जाएंगे बराबर। एम आई क्लियर? ठीक है। ये तो हो गया बेटा परफेक्ट कंपटीशन। स्टार्टिंग विद द सेकंड टाइप ऑफ मार्केट, मोनोपोली इज अ काइंड ऑफ मार्केट जहां पे देयर इज अ सिंगल सेलर, एक अकेला सेलर है पूरे मार्केट में। तो बेटा जो फर्म का सप्लाई होगा वो ही मार्केट का सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्री का सप्लाई भी वही है। इसीलिए मोनोपोलिस्ट को क्या बोला जाता है? प्राइस मेकर। इकलौता सेलर है पूरे मार्केट में, मार्केट पावर है उसके पास, तो ही विल बी या शी विल बी प्राइस मेकर। बैरियर्स टू एंट्री, बेटा इतना आसानी से इस मार्केट में घुसने ही नहीं देंगे। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री। अब ये किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं? पेटेंट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। कोई फर्म ने पेटेंट करवा के रखा है तो आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हो। नेचुरल मोनोपोली हो सकती है यार, कोई नेचुरली तुम्हें चीज मिली हुई है। एंड से किसी कंट्री को अगर पेट्रोलियम मिला हुआ है नेचुरली तो उसकी मोनोपोली उसमें क्रिएट हो गई है। राइट। तो नेचुरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। देन फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तुम चाहो तो तुम कार बना सकते हो लेकिन कार बनाने के लिए खूब फाइनेंस चाहिए। गुडविल रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तुम अगर कार या मोबाइल बना भी लो लेकिन तुम्हारी इतनी स्ट्रांग गुडविल नहीं है मार्केट में तो शायद तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है। तो गुडविल रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। कार्टेल हो सकता है। कार्टेल इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मोनोपोली यार। दो चार लोग हैं, सेलर्स हैं पूरे मार्केट में, वो लोग ग्रुप बना के बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो अगेन इट इज कार्टेलाइजेशन। इससे भी मोनोपोली पावर क्रिएट होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह इशू कर देती है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई और वो काम करे तो उसके लिए, जैसे रेलवे, गवर्नमेंट ने किसी को देके ही नहीं रखा हुआ है। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में इट क्रिएट्स बैरियर्स टू एंट्री। अगर बैरियर टू एंट्री है तो ध्यान रखना बेटा, लॉन्ग रन में देयर विल ऑलवेज बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट होंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एम आई क्लियर? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बेटा कोई एक ही सेलर है पूरे मार्केट में तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होने का चांस है ही नहीं। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो बेटा EC भी बहुत कम होगा और सब्स्टिट्यूट नहीं होता है तो EP इन इलास्टिक हो जाता है। EP वुड बी लेस देन 1। तो तुम्हारा जो डिमांड कर्व बनेगा, मतलब तुम्हारा जो AR कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। इन इलास्टिक डिमांड है मतलब स्टीप ग्राफ बनेगा ना। ठीक है। AR कर्व ही तुम्हारा डिमांड कर्व है। और यूनिट 1 से, चैप्टर 4 की यूनिट 1 में मैंने तुम्हें बताया था कि AR अगर गिर रहा है तो MR भी गिरेगा एंड AR वुड बी ग्रेटर देन MR। तो AR MR कर्व कुछ ऐसे दिखेंगे परफेक्ट सॉरी मोनोपोली में। अब बेटा जैसे ही AR गिरेगा MR भी गिरेगा, लेकिन AR वुड बी ग्रेटर देन MR। MR कैन बी नेगेटिव और जीरो बट AR कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो एग्जाम में भी आ गया है, Y एक्सिस और AR कर्व के बीच के एरिया को दो हिस्से में डिवाइड करने वाला, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला कौन सा ग्राफ है? आंसर वुड बी MR।
एमआर एआर और वाई एक्सिस के बीच के एरिया को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाउ डू मोनोपोलीज अराइज, गवर्नमेंट, नेचुरल फैक्टर, फाइनेंस, कार्टेल्स, पेटेंट्स, ये सब देख लिया हमने। कैन अ मोनोपोलिस्ट हैव लॉसेस? डेफिनेटली मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है, लेकिन केवल शॉर्ट रन में, लंबे टाइम में नहीं। ठीक है, इकलौता सेलर है पूरे मार्केट का, पूरे मार्केट की डिमांड क्रैश हो गई है तो मोनोपोलिस्ट भी लॉसेस में ही रहेगा। इज इट कंपल्सन फॉर अ मोनोपोलिस्ट टू ऑपरेट एट ऑप्टिमम लेवल? बेटा, पीसीएम में जरूरी हो गया था कि आपको एफिशिएंट लेवल पे काम करना ही पड़ेगा, लोएस्ट लेवल ऑफ एलएसी पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। एक मोनोपोलिस्ट कहीं भी रुक सकता है जहां पे उसे कैसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। एम आई क्लियर? प्रॉफिट्स इन केस ऑफ मोनोपोली, नाउ लिसन हाउ इट लुक्स लाइक। एआर एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एआर ऊपर बनेगा, एमआर नीचे बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जैसे बनते आ रहे हैं वैसे ही बनने वाले हैं। तो अगर अपने को बताना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू के नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व इज मेड बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व, राइट। और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काट रहा है। एमआरएमसी जहां बराबर होते हैं वो होता है हमारे इक्विलिब्रियम, मतलब ये वाला पॉइंट। अरे राइट, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट मुझे बनाना चाहिए। इस पे मेरा एवरेज रेवेन्यू है क्यू से लेकर एम तक, और मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एस से लेके एम तक, क्यू एम माइनस एस एम। तो बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट है क्यू एस, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा ये पूरा एरिया। सिमिलरली अगर मुझे लॉस की सिचुएशन बतानी है, तो लॉस, सुपर नॉर्मल लॉस कैसे होगा? जब टी आर इज लेस देन टीसी या फिर ए आर इज लेस देन एसी। अब बेटा मेरे को एवरेज कॉस्ट कर्व है ना एआर के ऊपर बनाना पड़ेगा। एआर एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, एसी और एमसी कर्व यू शेप, एसी कर्व एआर के ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट इसको मिनिमम पे काट रहा है। एमआर एमसी जहां बराबर होते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, मतलब पॉइंट एफ इज माई इक्विलिब्रियम, और मुझे ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए। इस इक्विलिब्रियम पे अगर तुम देखोगे तो एवरेज कॉस्ट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एच से लेकर एन तक मेरा एवरेज कॉस्ट है, और ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू करोगे तो ये बेटा एवरेज लॉस है, और वो पूरा शेडेड एरिया हो जाता है सुपर नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब आते हैं इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब जब सेम सेलर अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग यूनिट्स की अलग प्राइस चार्ज कर रहा है ऑफ सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज की जा रही है, तो बेटा उसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हो सकता है, मैंने तुम्हें बताया था जब पढ़ाया था कि एज के बेसिस पे हो सकता है, जैसे रेलवेज में होता है। ठीक है, या फिर टाइम के बेसिस पे हो सकता है। अगर वीकडे के शोज देखने जाओगे सिनेमा में तो कम रेट लगेंगे, और वही वीकेंड के देखने जाओगे तो ज्यादा रेट अप्लाई हो जाएंगे। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन टू पर्सन। वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर तो यही कर रहे हैं, कोई कार से उतर रहा है तो ज्यादा रेट लगाएंगे, कोई साइकिल से जा रहा है तो कम रेट लगा देंगे। ओके, तो इट कैन बी ऑन सेवरल बेसिस। क्वांटिटी के बेसिस पे, तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो तो तुमको पर केजी कम रेट लग जाएगा, तुम कम क्वांटिटी खरीद रहे हो तो फिर पर केजी ज्यादा रेट लगेगा। चार कंडीशन है बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेटिस्फाई होने के लिए। सबसे पहला, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल, यार तुम्हारा प्राइस और सप्लाई पे कुछ तो कंट्रोल होना ही चाहिए। अगर कंट्रोल ही नहीं है तो काहे का डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, जैसे पीसीएम में हो ही नहीं सकता, कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका प्राइस पे। ओके, देन आप अपने ओवरऑल मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर पा रहे हो। मैंने जैसे तुम्हें अभी बताया ना, एज के बेसिस पे या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, अगर आप पूरे मार्केट को कुछ सब मार्केट में डिवाइड कर पा रहे हो तो ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। उन अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर किसी मार्केट में इलास्टिक है डिमांड, तो बेटा मोनोपोलिस्ट को कम प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिमांड जल्दी चेंज कर लेगा।
और अगर किसी मार्केट में इनइलास्टिक है डिमांड, तो मोनोपोलिस्ट को ज्यादा प्राइस चार्ज करनी होगी। ठीक है। लो प्राइस कस्टमर शुड नॉट सेल द गुड्स इन हाई प्राइस मार्केट। ठीक है। मैंने तुमसे खरीद लिया लो प्राइस मार्केट से और दूसरे मार्केट में जाके बेच दिया जहां पे तुम और बेच रहे थे ऑलरेडी, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा मार्केट डिसरप्ट हो गया, डैमेज हो गया। तो देयर आर 4 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव देके रखे हैं यार। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करके तुम क्या हासिल कर रहे हो? प्रॉफिट हासिल कर रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चाइना तो इसी का बेनिफिट ले रहा है यार, अपने यहाँ पे कम रेट पे, दूसरी कंट्री में हो सकता है ज्यादा रेट पे। ओके, तो बम्पर प्रोडक्शन हो पा रहा है, राइट, कॉज ऑफ दिस। देन डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। कितनी बार वुलन की सेल लगाई जाती है ना, जनवरी फरवरी में, राइट, वाई? टू डिस्पोज ऑफ एक्स्ट्रा स्टॉक। सेम स्वेटर विंटर में खरीदोगे तो महंगा मिलेगा, लेकिन जैसे गर्मी आ जाएगी और वो सेल लगती है उसमें खरीदोगे तो सस्ता मिल जाएगा, राइट। देन कैप्चर फॉरेन मार्केट। मैंने अभी चाइना का एग्जांपल दिया तुम्हें। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर लो। सिक्योर इक्विटी। बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इक्वालिटी अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ये सब करती है यार। इनकम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, हमको सेम राशन शायद महंगा मिल रहा है लेकिन वही बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन को सस्ता मिल जाता है। ठीक है, टू अचीव इक्विटी। एम आई क्लियर? अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अगेन इट वाज गिवन बाय एसी पिगो। किसने दिए हैं ये टाइप्स? एसी पिगो ने 3 कैटेगरी देके रखी है, दैट इज फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन टू पर्सन, तो उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब वॉल्यूम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ज्यादा खरीदेगा उसको कम में मिल जाएगा, तो वो है सेकंड डिग्री। और जब लोकेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो है थर्ड डिग्री। ठीक है। अब पर्सन टू पर्सन में ऐसा पीगू बोल रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स को प्रॉब्लम है, कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब आप समझ जाते हो कि कितना पे करना चाहते हो और आप उतना उससे चार्ज करते हो और उसको कुछ सरप्लस नहीं बचता, लेकिन इन दोनों में कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करता है, ऐसा पीगू ने बोला। यू में अग्री, यू में डिसअग्री। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? देयर आर बेसिकली 3 क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड। 3 क्वेश्चंस जो आंसर करने के हैं, वो पहला क्वेश्चन है कितना आउटपुट बनाना है, ये कैसे डिसाइड होगा? कितना आउटपुट बनेगा विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। अब बेटा सुनो, दो ग्राफ है यहाँ पे, मार्केट ए का, मार्केट बी का। मैंने बोला था ना अपने को अपने मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते आना चाहिए, उससे ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, और दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग रहेगी। तो हम मान रहे हैं मार्केट ए में कैसी डिमांड है, इनइलास्टिक, और मार्केट बी में कैसी डिमांड है, इलास्टिक। ठीक है, और ये टोटल वाला ग्राफ है, दिस टोटल मार्केट। ठीक है। अब ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये टोटल वाला इन दोनों को ऐड करके बना है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट का ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड है तो तुम देख पा रहे हो ये थोड़ा खड़ा बना है ग्राफ, और इलास्टिक डिमांड है तो तुम्हारा डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैट बना है, राइट। डिमांड कर्व भी तुम्हारा एआर कर्व है, और ये एआर कर्व के नीचे तुम्हारे दोनों के एमआर कर्व बन गए, और ये टोटल वाला ग्राफ है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड ग्राफ। ठीक है। एमआर एमसी यहाँ पे बराबर हो रहा है पॉइंट ई पर, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है पॉइंट ई, और ओएम लेवल ऑफ आउटपुट तुम्हें बनाना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। टोटल आउटपुट कितना बनना चाहिए, जितना हम हर बार बता रहे हैं, एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल एमसी मस्ट बी राइजिंग। ओके। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है कितना आउटपुट कौन से मार्केट में बेचना चाहिए, कितना आउटपुट कौन से मार्केट में बेचना चाहिए। तो बेटा ये जो अपन ने ई डिसाइड किया है ना, इसी से हम एक लाइन खींच देंगे मार्केट ए और मार्केट बी की तरफ। ठीक है, अ सिंपल लाइन विल बी स्केच्ड एट मार्केट ए एंड मार्केट बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एमआर ऑफ मार्केट ए, ये एमसी की लाइन है, एमआर ऑफ मार्केट ए और एमसी जहां पे बराबर हो रहा है, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है मार्केट ए का,
और MR ऑफ मार्केट बी, ये वाला चीज, और मार्जिनल कॉस्ट जहां बराबर है वो है तुम्हारा मार्केट बी का इक्विलिब्रियम। तो बेटा दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये एग्जाम में आ चुका है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए जब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी के बराबर है और वही बराबर है टू मार्जिनल कॉस्ट, तो ये है कितना आउटपुट आपको कौन से मार्केट में बेचना है। मार्केट ए में OM1 बेचना पड़ेगा और मार्केट बी में OM2 बेचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है मार्केट एक्स में 20 रुपए है MR और मार्केट वाई में 15 रुपए है, तो बताओ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कौन से मार्केट से कौन से मार्केट की तरफ गुड्स भेजने पड़ेंगे। मार्केट एक्स में 20 रुपए है MR और मार्केट वाई में 15 रुपए। बेटा मार्केट वाई से मार्केट एक्स की तरफ भेजना पड़ेगा, जहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां पे भेजोगे ना। मार्केट एक्स में रेट ज्यादा है और मार्केट वाई में है कम, जैसे ही तुम मार्केट एक्स में शिफ्ट करोगे गुड्स को, जहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां बेचोगे। तो ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम गुड मार्केट वाई टू मार्केट एक्स, ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ सप्लाई कम हो जाएगा और यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगा, तो मार्केट एक्स का प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएगा और मार्केट वाई का प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगा एंड दे बी इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अपने को इक्विलिब्रियम अचीव करना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन, कौन से मार्केट में कितनी प्राइस रहने वाली है, कौन से मार्केट में कितनी प्राइस रहने वाली है। बेटा तुमको जब इक्विलिब्रियम पता लग गया है, OM1 पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इसी को अपन AR कर्व तक एक्सटेंड कर देंगे, तो OP1 विल बी द प्राइस इन मार्केट ए, और इसको अपन एक्सटेंड कर देंगे, अरे हाँ AR कर्व तक एक्सटेंड करेंगे तो OP2 विल बी द प्राइस इन मार्केट बी। तुम देख सकते हो जैसा हमने पहले डिसाइड किया था, प्राइस ज्यादा रहेगी, तुम देख रहे हो ना ये प्राइस ज्यादा है, इस वाले मार्केट में प्राइसेस ज्यादा है मार्केट ए में, क्योंकि यहाँ इन इलास्टिक डिमांड है, और जहां इलास्टिक डिमांड है वहां कंपैरेटिवली प्राइस होती है कम। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, एम आई क्लियर। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है मोनोपोली के, ये मतलब ज्यादा तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। लॉस ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर अफेक्ट हो जाता है लोगों का, मनमानी चलती है सेलर की, ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, कंपटीशन नहीं रहती, इनोवेशन ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी शुरू हो जाता है, कितनी बार हमारी पॉलिटिक्स में मोनोपोलिस्ट इंटरफेयर करने लग जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ वेलफेयर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है वो एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, हायर प्राइसेस, लिमिटेड चॉइसेस, कार्टल्स बनाना इजी हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के मार्केट पे जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर हो जाता है नाम से ही, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, इसलिए इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, लेकिन हर एक सेलर का स्मॉल मार्केट शेयर है, छोटा छोटा मार्केट शेयर है सबका। तुम्हारे आसपास की किराना शॉप, टैल्कम पाउडर, आई से इवन टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज का भी क्वेश्चन आ चुका है, शैम्पूज, टॉयलेटरीज, ये सारे एग्जाम्पल है ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली का एग्जाम्पल हमारी कंट्री में क्या है, रेलवेज, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है ये सारे जो मैंने अभी बताए, राइट। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के साथ साथ एक और फीचर फिट बैठ रहा है, दैट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ये भी परफेक्ट कंपटीशन से उठ के आया है, इसमें एंट्री और एग्जिट पे कोई रोक टोक नहीं है, और अगर एंट्री एग्जिट पर कोई रोक टोक नहीं है तो लॉन्ग रन में हमेशा कैसे प्रॉफिट होंगे, देयर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, सॉरी नॉट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग फीचर्स ऐड करना इन योर प्रोडक्ट्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज एडिंग न्यू फीचर्स इन योर प्रोडक्ट। जैसे कोलगेट में नीम वाला, वेद शक्ति, सॉल्ट वाला, इतने सारे ये लोग इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, चारकोल वाला, राइट। वाई?
बिकॉज दे वांट टू शो देयर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये लोग यूनिक फीचर के बेसिस पे झगड़ते हैं, प्राइस के बेसिस पे नहीं झगड़ते। क्लोजअप ने कितनी प्राइस रखी है तो कोलगेट भी इतनी रखेगा, ऐसा नहीं है। दे फाइट ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। दे डोंट बिलीव इन प्राइस कंपटीशन। अब अगर तुम इसके ग्राफ की बात करो बेटा, तो इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह का मार्केट है में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो बेटा इसका डिमांड कर्व जो होगा वो बनेगा फ्लैटर, और ईपी होगा ग्रेटर देन 1। अगर ईपी ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हारा डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैट बनेगा, और यही तुम्हारा एआर कर्व है, और एआर कर्व के नीचे से जाएगा एमआर कर्व। समझ लो, ठीक है बेटा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक और फीचर है, एग्जाम में आ चुका है, इस मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी होती है। जिस तरह से पीसीएम में आपको एफिशिएंट लेवल पे ऑपरेट करना जरूरी हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्लियर। नाउ लास्ट टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली वो मार्केट है जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन हर एक सेलर का बड़ा मार्केट शेयर है। देयर इज बिग मार्केट शेयर ऑफ ईच सेलर, दैट इज ओलिगोपोली का मार्केट। अब ओलिगोपोली के अलग अलग टाइप्स देके रखे हैं इन योर मॉड्यूल। परफेक्ट ओलिगोपोली वो है जहां पे होमोजेनस प्रोडक्ट्स बिकते हैं एक जैसे, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन आर ऑल एग्जांपल ऑफ परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके। और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली वो है जहां डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, ये सारे हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली, ओपन ओलिगोपोली वो है जहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री पे, और क्लोज्ड ओलिगोपोली वो है जहां पे रेस्ट्रिक्शन है एंट्री पे। ठीक है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है। कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव ओलिगोपोली वो है जो बिलीव करती है ग्रुप बनाने में, कोल्यूड कर जाते हैं लोग। दे डोंट बिलीव इन कंपटीशन, कंपटीशन में विश्वास नहीं रखते। नॉन कोल्यूसिव वो है जो कंपटीशन में बिलीव करते हैं। हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे यार, 3-4 सेलर है तो भी कॉम्पीट करके काम करने वाले लोग हैं, तो इट्स नॉन कोल्यूसिव। फुल ओलिगोपोली वो है जहां पे कोई मार्केट लीडर नहीं है, और पार्शियल ओलिगोपोली वो है जहां पे कोई मार्केट लीडर है। ठीक है। सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली वो होती है जहां पे एक सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू सेलिंग होती है। मतलब यार बेच रहे हो एक जगह से, लेकिन अपनी प्राइस आउटपुट पॉलिसी सब तुम खुद डिसाइड करोगे। मैंने तुम्हें लोटस का एग्जांपल बताया था इसमें। ओके। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली वो है जहां पे प्राइस, आउटपुट सब मिलजुल के डिसाइड होता है। ठीक है, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। बेटा इन सब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओपेक। ओलिगोपोली मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये कुवैत, ईरान, इराक, ये जितने भी गल्फ नेशंस हैं वो सब इसका हिस्सा है, और ये लोग सब मिलजुल के वर्ल्ड लेवल पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब सेलिंग कर रहे हैं पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स के। ठीक है। ओपेक का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। मतलब क्योंकि इतनी सी फर्म्स हैं, 2-4 फर्म्स है पूरे मार्केट में, तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरी फर्म पे। ठीक है। इंटरडिपेंडेंस है मतलब तुम जो करोगे मैं उस पे वॉच रख रही हूँ, और मैं जो कर रही हूँ तुम मुझ पे वॉच रख रहे हो। राइवल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बेटा अगर कोई मार्केट है जिसमें सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो रहा है तो वो है ओलिगोपोली का मार्केट। ठीक है। ग्रुप बिहेवियर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब इसमें क्या होता है ना, अगर मैंने मेरी प्राइस बढ़ा दी तो बाकी लोग, अदर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट गोइंग टू फॉलो मी, वो लोग मेरे को फॉलो करेंगे ही नहीं, तो बेटा मेरा डिमांड बहुत कम हो जाएगा। और अगर मैंने प्राइस कम कर दी तो मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझे फॉलो कर लेंगे, तो भी मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ प्राइस कम करने से। तो बात समझो, प्राइस इंक्रीज करती हूँ मैं तो कोई मेरे को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने अगर प्राइस कम कर ली तो मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स मुझे फॉलो
कर लेते हैं, वो लोग भी अपनी प्राइस गिरा देंगे। दोनों ही सिचुएशन में मुझे नुकसान है। इसलिए जनरली ओलिगोपोली मार्केट का बोला जाता है कि यहाँ पे प्राइस रिजिड हो जाती है। इट इज क्लासिफाइड बाय प्राइस रिजिडिटी। ठीक है, प्राइस चेंज ही नहीं होती। एम आई क्लियर? बेटा इसलिए इसका डिमांड कर्व भी डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। अब ओलिगोपोली के अलग अलग मॉडल्स चलते हैं। सबसे पहला मॉडल बोलता है कि कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, कुछ इकोनॉमिक्स का मानना है सब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है। ये पहला सेट ऑफ इकोनॉमिक्स है जो ऐसा मानता है। दूसरा सेट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉम्पिटिटर्स से फर्क पड़ता है। ओके, तो सबसे पहला जो आया है वो है कॉनॉट। कॉनॉट बोलता है कि आउटपुट मेन कंट्रोल वेरिएबल है, आपको तो मेनली आउटपुट डिसाइड करना होता है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलता है बर्ट्रेंड। बर्ट्रेंड बोलता है कि प्राइस कंट्रोल वेरिएबल है, दो ही चीजें डिसाइड करनी होती है, कि प्राइस दूसरा आउटपुट है। तो बर्ट्रेंड बोल रहा है प्राइस मेन कंट्रोल वेरिएबल है। ओके, स्टैकलबर्ग ने अलग ही चीज बोल दी है। मेनली लीडर एक आउटपुट कमिट कर देता है कि मैं इतना बनाने वाला हूँ, और बाकी जो छोटी छोटी फ्रेंच फर्म्स होती हैं वो उस आउटपुट के हिसाब से अपना आउटपुट डिसाइड कर लेती है कि हमारे लिए अब कितना बचा है। ओके, वो बोला है किसने? स्टैकलबर्ग ने। ठीक है, ये दूसरा सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट है जो मानता है कि इंटरडिपेंडेंस होता है। और तीसरा सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट तो बोलता है कि जनरली इस तरह के मार्केट में कार्टेल होता है। ये लोग कार्टेल बना के काम करते हैं। कार्टेल मतलब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। रेल फर्म, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, मिलजुल के प्राइस आउटपुट सब डिसाइड हो रहा है। ठीक है, सो देयर आर थ्री सेट ऑफ इकोनॉमिक्स गिविंग थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तीन तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। अब बेटा ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। डिओपोली क्या होता है? जब ओवरऑल मार्केट में कितने सेलर हैं? दो सेलर हैं। ठीक है। मोनोसोनी क्या होता है? जब कितना बायर है? एक बायर। मोनोपोली में एक सेलर था, मोनोपोली में एक बायर है। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगो का मतलब ही होता है 10। तो 2 से 10 तक अगर बायर्स होते हैं तो वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली है 2 से 10 सेलर, और 2 से 10 अगर बायर्स हैं तो दैट्स ओलिगोपोली। बायलैटरल मोनोपोली मतलब एक बायर एंड एक सेलर है पूरे मार्केट में, तो दैट्स बायलैटरल मोनोपोली। अब आ जाते हैं बच्चा प्राइस लीडरशिप पे। प्राइस लीडर मैंने तुमको बताया ना, जनरली इस तरह के मार्केट में पार्शियल फॉर्म भी होता है। प्राइस लीडर इमर्ज कर जाता है, मेन सेलर है, और बाकी सब छोटे छोटे फॉलोअर्स हैं, छोटी छोटी फर्म्स हैं। अब प्राइस लीडरशिप तीन तरह की हो सकती है। पहला है प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रख रही है वो प्राइस लीडर बनेगी। इट गोज बाय द फिलोसफी लिव एंड लेट लिव। बेटा भले ही वो डोमिनेटिंग है, लेकिन वो जानती है कि छोटी छोटी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वो इस तरह की प्राइस सेट करेंगी कि दूसरी फर्म्स भी सरवाइव कर पाए। दूसरा है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, जो सबसे सस्ते में प्रोडक्शन कर रही है वो प्राइस डिसाइड कर रही है। ठीक है। और तीसरा है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप मतलब क्या? जहां पे सबसे एक्सपीरियंस्ड फर्म प्राइस डिसाइड कर रही है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फर्म डिसाइड्स दी प्राइसेस। सबसे पुरानी, सबसे एक्सपीरियंस फर्म प्राइस डिसाइड करेगी, वो प्राइस लीडर है। ठीक है, सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्राइस लीडरशिप: डोमिनेंट फर्म, लो कॉस्ट फर्म एंड बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। आखिरी है किंग डिमांड कर्व, और ये किंग डिमांड कर्व किसने दिया हुआ है? स्वीजी ने दिया है। अब ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज लास्ट टॉपिक आई सपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, इट्स गिवन बाय स्वीजी। अब बेटा किंग डिमांड कर्व में उसने क्या बोला हुआ है? यू कैन सी द ग्राफ। बेटा अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड कर देती हूँ, ये अगर स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ बना है ना, ये दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। यू कैन सी ये जो कैपिटल डी वाला ग्राफ है थोड़ा स्टीप है, तो यहाँ पे डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक। और ये स्मॉल डी वाला थोड़ा फ्लैट है, तो यहाँ पे डिमांड कैसी है? इट इज इलास्टिक। अब मैं ये एक्स्ट्रा वाला हटा रही हूँ, अब अपन देखते हैं क्या है इसमें। ये ग्राफ बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ाई किसी फर्म ने अगर प्राइस बढ़ा दी, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या दूसरी फर्म्स फॉलो करेंगी? मैंने प्राइस बढ़ाई, दूसरी फर्म्स मेरे को फॉलो करेंगी क्या? नहीं करती। मैंने अभी तुमको बताया दूसरी फर्म्स मेरे को फॉलो ही नहीं करेंगी, तो बेटा प्राइस बढ़ाने से मुझे ही नुकसान है, मेरा डिमांड अचानक से कम हो जाएगा।
क्योंकि डिमांड इलास्टिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइस गिरा देती हूँ, मैंने प्राइस गिरा दी, P2 कर दी, बेटा अगर मैं प्राइस गिरा दूंगी तो दूसरे लोग मेरे को फॉलो कर लेंगे। दूसरे लोग अगर मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी डिमांड बढ़ेगी तो सही, पर बहुत ज्यादा से नहीं बढ़ेगी। यू कैन सी प्राइस में कितना बड़ा चेंज आया था, लेकिन डिमांड में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये नीचे का ग्राफ इनइलास्टिक है। ओके, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि प्राइस राइज पे कोई फॉलो नहीं करता, प्राइस फॉल पे सब लोग आपको फॉलो कर लेते हैं। तो बेटा जनरली एज अ फर्म ना तो मैं प्राइस बढ़ाती हूँ और ना ही प्राइस कम करती हूँ। मेरी प्राइस चिपक जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसे बोला जाता है प्राइस रिजिडिटी, या फिर प्राइस स्टिकीनेस, या फिर इसी को बोलते हैं किंक। ठीक है, माय प्राइस इज रिजिड एट दिस पॉइंट। इससे बढ़ाने, किंग के ऊपर जो हिस्सा है डिमांड कर्व का वो इलास्टिक डिमांड बताता है, और किंग के नीचे का हिस्सा क्या बताता है, इन इलास्टिक डिमांड। तो जनरली इस मार्केट में फर्म्स प्राइस के बेसिस पे झगड़ना पसंद नहीं करती, क्योंकि ना तो वो प्राइस बढ़ा रही है ना वो प्राइस कम कर रही है। जो मार्केट म्यूचुअली डिसाइड करेगा एक साथ प्राइस बढ़ाई जाती है। एम आई क्लियर? इसके साथ ये यूनिट होती है खत्म। ओके।